Hello, my dear students. Let's start the discussion. A brass rod and a lead rod, each 80 centimeter long at 0 degree Celsius, are clamped together at one end with their free ends coinciding. Okay, बच्चों, तो अब आपको क्या दिया है कि एक्चुअली एक ब्रास रॉड है और एक लेड रॉड है, इन दोनों को क्लैंप कर दिया गया है. ओके, अब क्लैंपिंग जब करी गई तो इनका एक एंड जो है फ्री है, वो ये फ्री एंड बोल रहे हैं. जब इस पूरे सिस्टम की क्लैंपिंग कब करी गई है बच्चों? क्लैंपिंग मतलब जोड़ दिया गया है. तो जैसे ही इनको जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, और आपको ये बोला गया है कि ये इनको 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही सिस्टम में रखा जाएगा तो बच्चों क्या होने वाला है, इनके एंड एक्सपांड करेंगे, है ना. तो देखिए, मान ली इस एंड पे अगर क्लैंपिंग करी गई तो ये एंड्स दोनों एक्सपांड करेंगे. अब आपको बोला गया है ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ठीक है. तो अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही इनको क्लैंपिंग कर दी गई तो ये वाली जो ब्रेस रॉड है वो भी एक्सपांड करेगी और लेड रॉड ये भी एक्सपांड करेगी. ओके, नाउ तो पहली जो रॉड है, लेट्स से ब्रेस रॉड को 1 मान लेते हैं, उसके अंदर एक्सटेंशन कितना आएगा? लेंथ ऑफ ब्रेस, इसको 1 माना है, अल्फा ऑफ ब्रेस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी. ओके, और डेल्टा L2 कितना आएगा बच्चों? वो आएगा L2 अल्फा ऑफ लेड को P भी बोल देता हूँ, इनटू डेल्टा टी. बच्चों आपको सबकी वैल्यूज पता है. देखो, स्टीम ऑलरेडी 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो L1 की वैल्यू कितनी दी है आपको? देखो 80 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू दी हुई है, 80 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू दी हुई है. आपको अल्फा ऑफ बी आपको दिया हुआ है 1.8 इंटू 8 10 टू द पावर -6. ओके बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट्स में दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, है ना. और 28 इंटू 10 टू द पावर -, बेटा डिग्री सेल्सियस में चेंज है, यहाँ पर ध्यान देना है ना, अल्फा में चेंज आता है, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों एक ही होगा. डेल्टा टी बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ. आपका आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस. तो सेल्सियस में इसको चेंज को आप रहने देना, बिकॉज सेल्सियस से सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा. ओके बच्चों, तो देखिए आप अगर इसको निकालेंगे, डेल्टा जिसका अल्फा बड़ा होगा उसमें चेंज भी ज्यादा है ना बच्चों, ठीक है. तो आप इसको निकाल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा L1 माइनस डेल्टा ऑफ L2. तो सबसे बड़ी बात ये आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा, जो एक्सिस आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, L कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2. ये सारा मॉड्यूलस है, जिसका भी अल्फा बड़ा होगा उसका आंसर आपको मिल जाएगा. तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा टी आ जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस, लेंथ आ जाएगी कितने सेंटीमीटर? 80 सेंटीमीटर. देखिए लेंथ आपकी सेंटीमीटर में दी हुई है, ध्यान देना, ठीक है. और आपका अल्फा 1 आ जाएगा बच्चों, कितना है अल्फा 1? अपन ने बोला है 1.8 माइनस 28 आ जाएगा, और 10 टू द पावर -6 कॉमन आ जाएगा, वो बाहर निकल के आ जाएगा. ओके, जब आप ये भी डिग्री पर डिग्री सेल्सियस में बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8 mm. आई होप दिस आपको, मैं कैलकुलेशंस आपके लिए बच्चों मैं छोड़ रहा हूं. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच. Now, the coefficient of apparent expansion of a liquid in a copper vessel is C and in silver vessel is S. The coefficient of volume expansion of copper is gamma C. And what is the coefficient of linear expansion of silver? देखो बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको पता है apparent expansion क्या होता है? अगर कॉपर का एक्सपेंशन apparent expansion C है, तो वो होगा गामा ऑफ लिक्विड, जो भी होगा गामा ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कॉपर. सिंपल, ठीक है. और सिल्वर का क्या होगा? दैट इज गामा लिक्विड माइनस गामा ऑफ सिल्वर. सिल्वर को अपन Ag लिख लेते हैं. एक काम करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, क्योंकि अपन गामा ऑफ लिक्विड को रिप्लेस करना है. माइनस माइनस प्लस कर देते हैं. दैट वुड बी माइनस C माइनस S इज इक्वल टू गामा ऑफ Ag सिल्वर माइनस गामा ऑफ कॉपर, है ना बच्चों. तो अब गामा ऑफ Ag आपको निकालना है. गामा ऑफ Ag इनफैक्ट आपको अल्फा निकालना है Ag का. तो गामा Ag निकाल लेते हैं, दैट मीन C माइनस A S प्लस ऑफ गामा ऑफ कॉपर, जो कि गामा C दिया हुआ है, देखिए आप. और यहां से अपन अल्फा ऑफ Ag निकाल लेंगे, लीनियर एक्सपेंशन, दैट मीन C माइनस A S प्लस गामा ऑफ C डिवाइडेड बाय 3. तो आंसर आ जाएगा C माइनस S प्लस गामा C. तो व्हाट वुड बी द आंसर? मेरे ख्याल से C ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर. C minus S plus gamma C by 3. Okay, I hope it is clear to you. Now, a uniform solid brass sphere is rotating with angular speed omega about a diameter. Okay, now if the temperature is now increased to by 100 degree Celsius, what will be its new angular speed? बच्चों try to understand. आपको अल्फा दिया है इसका स्फीयर का इतना. तो बेसिकली आपको समझना, ये स्फीयर है और ये स्फीयर रोटेट कर रहा है, लेट्स से ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से. अब जब टेम्परेचर में इंक्रीज करता हूं डेल्टा टी से, कितने से? 100 डिग्री सेल्सियस से, तो आपका ये डेफिनेट सी बात है, इसका जो डायमीटर है उसमें एक्सटेंशन आएगा या रेडियस में एक्सटेंशन आएगा, तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी. तो अब इसका जो रेडियस हो जाएगा वो R2 हो जाएगा. तो उस मोमेंट पे क्या होने वाला है बच्चों, जैसे ये हुआ तो अब इसकी एक नई एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी. क्यों हो जाएगी?
क्योंकि बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, क्योंकि अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है तो आ जाएगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2, है ना बच्चों। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना है किसी सॉलिड स्फीयर का, 2/5 m इंटू आर स्क्वायर। तो आर में बढ़ोतरी हुई, तो आर में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो R2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इनिशियली R0 जितना था 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी, है ना बच्चों, है ना। अब चूंकि आर स्क्वायर का टर्म है अपन तो आर स्क्वायर को ले लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, R2 स्क्वायर नया इट विल बी इक्वल टू R0 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी ब्रैकेट स्क्वायर, है ना बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनल ये जो आ जाएगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R0 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा बेटा बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे तो 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, आप सभी को नॉलेज होगी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की। डेल्टा टी की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको डिग्री सेल्सियस में रहने दो क्योंकि अल्फा भी पर डिग्री सेल्सियस है, दैट मींस 2 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू R2 स्क्वायर डिवाइड बाय R0 स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू 1 प्लस 2 टू द 4 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना। तो 1.004 आ जाएगा, मतलब ये चीज आ जाएगी 0.004, तो ये चीज आ जाएगी 1.004, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। अब अपन इसमें ये वाली इक्वेशन पुट कर देंगे। I1 कितना है, देखो I1 है 2/5 हमारा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर R1 स्क्वायर ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू R2 स्क्वायर ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा नॉट दिया हुआ है, इसको अपन इधर ले जाते हैं, ओमेगा नॉट डिवाइड बाय ओमेगा नॉट इज मल्टीप्लाइड बाय R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा ओमेगा 2। तो R1 बाय R2 की वैल्यू मतलब ये समझ रहे हो, R1 ये वाला है तो आपका 1 बाय 1.004 आ जाएगा, तो ओमेगा 2 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 1.004 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगी 0.996 ओमेगा नॉट। ओके बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच। नाउ the absolute coefficient of expansion of a liquid is 7 times that the volume coefficient of expansion of the vessel. Okay, then the ratio of absolute and apparent expansion of the liquid. आपको बोला गया एक वेसल है particularly, और इस वेसल के अंदर लेट्स सपोज एक लिक्विड दिया हुआ है। ओके बच्चों, अब ये जो वेसल के अंदर एक लिक्विड दिया हुआ है, इसका कुछ एक्सपेंशन है और इसका भी कुछ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, ठीक है। तो आपको एब्सोल्यूट कोएफिशिएंट मतलब गामा ऑफ लिक्विड डायरेक्टली दिया हुआ है आपको 7 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ गामा ऑफ वेसल। अगर मैं इसका वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन गामा वेसल मान लेता हूं, ओके बच्चों, तो गामा ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ वेसल। अब आपको बोला गया देन द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एंड एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। देखिए एब्सोल्यूट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड तो यही है। अब एपरेंट एक्सपेंशन अगर इसका देखेंगे, लिक्विड का बोले चाहे वेसल का बोले, तो गामा एपरेंट कितना हो जाएगा, गामा एपरेंट विल बी इक्वल टू गामा ऑफ लिक्विड माइनस ऑफ गामा ऑफ वेसल, ये चीज हो जाएगी। तो गामा ऑफ लिक्विड इज व्हाट, गामा ऑफ लिक्विड इज 7 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ वेसल माइनस गामा ऑफ वेसल एंड दैट वुड बी 6 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ वेसल। ओके, ये आ गया गामा एपरेंट। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ गामा एब्सोल्यूट दैट इज गामा ऑफ लिक्विड अपॉन गामा एपरेंट एंड दैट वुड बी इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ वेसल अपॉन 6 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ वेसल। ये जाएगा 7/6 शुड बी द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू। Now, an iron tire is to be fitted onto a wooden wheel of 1 meter in diameter. The diameter of the tire is 6 mm smaller than that of a wheel. The tire should be heated so that its temperature rises by a minimum of how much? Coefficient of volume expansion of iron आपको दिया हुआ है। बच्चों एक वुडन व्हील है, ये वुडन व्हील है और उसके अंदर एक आयरन है। अब आयरन का डायमीटर कुछ कम है और इसका जो वुडन व्हील है इसका डायमीटर कुछ ज्यादा है, ठीक है। तो वुडन व्हील का डायमीटर कुछ ज्यादा है, ठीक है। अब पर्टिकुलरली आपको बताया गया है कि कितना इसको हीट करें, इस वाले को कितनी टेम्परेचर से हीट करें ताकि इसका रेडियस या डायमीटर एक्सपांड करके इसके अंदर सेट हो जाए, ठीक है। बात समझ में आई। तो सबसे पहली चीज आपको डायमीटर ऑफ व्हील, वुडन व्हील क्या दिया है, तो वुडन व्हील का डायमीटर देखो, अपन इसको पहले इसको ऐसा काम करते हैं, वुडन को क्या मान लेते हैं, वुड को मान लेते हैं 1 कैटेगरी और आयरन व्हील जो आयरन है उसका अंदर का उसको मान लेते हैं अपन 2। ओके, तो आपको दिया है डायमीटर ऑफ 1, वुडन व्हील का डायमीटर 1 मीटर दिया हुआ है ना। एक काम करते हैं अपन, इसको सब mm में दिया हुआ है तो इसको 1000 mm लिख लेते हैं, ठीक है। mm में सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसका रेडियस 1 कितना हो जाएगा 500 mm, दैट्स वेरी वेरी सिंपल, है ना। रेडियस हो जाएगा आउटर व्हील का। अब बोल रहा है जो टायर है 6 mm स्मॉलर है देन दैट ऑफ व्हील, मतलब डायमीटर जो 2 है उसका वो है बेसिकली 6 mm, मतलब 994 mm का डायमीटर है, किसका, आयरन का। ओके, तो डेफिनेट सी बात है रेडियस इसका आधा ही होगा,
तो रेडियस 2 विल बी इक्वल टू d2/2, हालांकि जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको अपन यूज कर लेंगे। तो बच्चों आपको अगर ये दे दिया गया, अब आपसे बोला गया कितना हीट करें ताकि वो उसमें फिट हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है, क्या आप इसमें ये चीज निकाल सकते हैं? देखो आप ये निकाल लो कि डेल्टा आर जो रेडियस है, अरे डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर आ गया आपका 6 mm, आ गया 6 mm। देखो डेल्टा आर मीन्स डेल्टा डायामीटर है ना, चाहे डायामीटर निकाले चाहे वो निकाले, तो डेल्टा डायामीटर निकालो, एक काम करो, ठीक है। तो डेल्टा डायामीटर जब आप निकालोगे वो 6 mm आ जाएगा, तो 6 mm विल बी इक्वल टू ओरिजिनल डायामीटर ऑफ द टायर अपॉन अल्फा डेल्टा टी, मतलब मल्टीप्लाइड बाय अल्फा डेल्टा टी, ओके। क्योंकि आपको पता है एल शुड बी इक्वल टू एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, है ना बच्चों, है ना। अब देखो अगर आप आयरन की बात करोगे, देखो यहाँ पर एक आयरन की बात करोगे, आपको चेंज कितना लाना है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो सर, डायामीटर ऑफ आयरन में जो चेंज लाना है वो डेल्टा d2 लाना है। इसके लिए ओरिजिनल डायामीटर ऑफ आपको d2 ओरिजिनल रखना पड़ेगा डायामीटर इंटू अल्फा ऑफ आयरन रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड में कितना टेम्परेचर से आपको हीट करना है, यही करना पड़ेगा। तो डेल्टा ऑफ डायमीटर ऑफ आयरन कितना है, कितना इंक्रीज करना है, वो 6 mm इंक्रीज करना है। और ओरिजिनल डायमीटर कितना है आयरन का, 994 mm, मल्टीप्लाइड बाय अल्फा ऑफ आयरन कितना है, आपको पता है गामा ऑफ आयरन इज इक्वल टू, बेसिकली आपको दिया है गामा ऑफ आयरन, वो दिया 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, तो गामा बाय 3 दैट मींस 1.2 इंटू 10⁻⁻6 और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, है ना बच्चों। तो डेल्टा टी की वैल्यू आपकी बच्चों कितनी आ जाएगी, 6 डिवाइड बाय 994 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 इंटू 10⁻6। तो अगर इसको अप्रोक्सीमेट आप कैलकुलेट करोगे तो 502 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा, विच इज फर्दर एक्स इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आंसर सी इज द ऑप्शन करेक्ट। नाउ 2 elastic rods are joined between fixed support as shown in the figure. Condition for no change in the length of individual rods with the increase of temperature. No change पूछा है, तो पर्टिकुलरली बेटा नो चेंज कब आएगा, जब इस जंक्शन में इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। आपको डायग्राम देखो, ये वाला रॉड दी है, ये वाली रॉड दी है, जब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगी, ये इस पे फोर्स लगाएगी, तो बच्चों ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए ना, है ना, तो ये होगा। अब देखो बेसिकली यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये होता है F बाय ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल मल्टीप्लाइड बाय एल, ये होता है। अब यहां से आप सबसे पहली बात फोर्स क्या निकाल सकते हो, फोर्स की डायरेक्ट वैल्यू पता है गामा ए डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, है ना बच्चों ये। और आपको पता है अगर टेम्परेचर से डेल्टा एल इंक्रीज हो रहा है वो कितना होता है, एल अल्फा डेल्टा टी, तो इसको इधर पुट कर दो तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में और वाई के टर्म्स में वो आ जाएगा यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय ए अल्फा डेल्टा टी। अब देखिए अगर टेम्परेचर से किसी चीज को इंक्रीज करते हैं डेल्टा टी से, तो फोर्स में चेंज यहां से आ जाएगा इस फॉर्मूले से। तो बस अब देखिए F1 बराबर F2 करना है, तो हमें पता है y यंग्स मॉड्यूलस 1 एरिया 1 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी तो सेम ही है, या यंग्स मॉड्यूलस 2 A2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी चला जाएगा, आपका यहाँ से रेशियो आ जाएगा A1 बाय A2 का, वो आ जाएगा Y2 A2 अल्फा 2, सॉरी A2 बोल रहा हूँ, Y2 अल्फा 2 डिवाइड बाय y1 अल्फा 1, दिस शुड बी द आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, y2 अल्फा 2 पर y1 अल्फा 1, तो A1 ये डी ऑप्शन इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, थैंक यू। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ होमोजेनियस रॉड चेंजेस linearly from alpha 1 to alpha 2. Now from one end to the other end of the rod, the effective coefficient of linear expansion of the rod. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको देखो समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। आपको बोला गया है जैसे मान लीजिए एक रॉड है, इस रॉड का जो कोएफिशिएंट है वो बदल रहा है, मतलब अल्फा 1 से अल्फा 2 हो जाता है ओवर द लेंथ एल। तो बच्चों आप मुझे बताओ इसका इफेक्टिव कोएफिशिएंट कितना होगा, ठीक है। तो ओवर द लेंथ जब एल चेंज हो जाता है उसको अपन डील कैसे करेंगे बच्चों, समझना है। हम एक काम करेंगे, हम सबसे पहले एक डिस्टेंस लेंगे, लेट्स से एक्स डिस्टेंस, और उस एक्स डिस्टेंस पे बच्चों एक एलिमेंट एज्यूम करेंगे, लेट्स से ये एलिमेंट अपन एज्यूम कर लेते हैं, ओके। ये एलिमेंट एज्यूम करा और ये एक्स डिस्टेंस पे dx एलिमेंट, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि बेटा इस पूरे में अल्फा वेरिएबल है, तो इफेक्टिव निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो dx डिस्टेंस पे अपन ने क्या करा, dx डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अगर ये dx एलिमेंट पे अल्फा कितना होता है, मतलब इस मोमेंट, क्योंकि अल्फा तो हर मोमेंट पे बदल रहा है, तो इस मोमेंट पे आके अल्फा कितना हो गया वो निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो अल्फा ऑफ x मतलब अल्फा, ये एक्चुअली dx पार्ट का अल्फा है ना, उतने पार्ट का, तो वो कितना होगा, देखो जब स्टार्ट करो तो बढ़ता हुआ चला जा रहा है अल्फा, तो वहां जाके और बढ़ गया होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहली बात इसमें इसको निकालने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा 1 बढ़ रहा है तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इतना चेंज आएगा ओवर द लेंथ एल,
दिस इज द चेंज आएगा अल्फा में। अल्फा में कितना चेंज आएगा ओवर द लेंथ एल, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अगर इतना चेंज आ गया ओवर द लेंथ तो देखो आपका एक्स लेंथ आने बाद कितना चेंज आ जाएगा, है ना, एक्स लेंथ आने के बाद कितना चेंज आ जाएगा, तो एक्स लेंथ बाद जो चेंज आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 अपॉन एल ब्रैकेट, ये आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई, इतना चेंज आ जाएगा अल्फा एक्स लेंथ आने के बाद। और अगर एक्स लेंथ आने के बाद इतना चेंज आ गया तो ओरिजिनली पहले से और कितना था, ये तो चेंज है और पहले से अल्फा 1 था, तो टोटल चेंज कितना आ जाएगा, तो टोटल चेंज मतलब टोटल चेंज फाइनल जो अल्फा ऑफ डीएक्स पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डिवाइड बाय एल ब्रैकेट एक्स। बोलो समझ में आई बात, आई होप ये क्लियर हुई होगी। तो डीएक्स पार्ट का अल्फा क्लियर हो गया है ना। अब इस पार्ट को कोई कांस्टेंट सी मान लेते हैं अपन, ओके, तो आंसर आ जाएगा मतलब यहाँ पर अल्फा 1 प्लस सी इंटू एक्स है। अब देखो बच्चों मैं इसी पार्ट को डील करूंगा, किस पार्ट को, ये डीएक्स पार्ट को। अगर सपोज करो इस पार्ट को अपन डेल्टा टी टेम्परेचर से हीट कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन आएगा, है ना, तो लेट्स से वो जो एक्सटेंशन है वो डेल्टा है ना, ये वाला डेल्टा है, ठीक है, चेंज है, डेल है, तो ये जो डेल है इट इज इक्वल टू ओरिजिनल, अगर इसकी लेंथ एल थी या डीएक्स थी तो ओरिजिनल क्या होता है, चेंज कितना होता है, डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी, है ना बच्चों। तो ये इसकी लेंथ अपन डीएक्स लिखेंगे और अल्फा ऑफ उस पार्ट का एक्स है जो हम निकाल चुके हैं मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। बोलिए बच्चों समझ में आया। तो ये जो डेल्टा डेल है विच इज इक्वल टू अल्फा एक्स कितना है बच्चा, वो है अल्फा 1 प्लस सी इंटू एक्स और ये आ जाएगा डीएक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये इंटीग्रेट करा, ये इंटीग्रेट करा, है ना, तो बेसिकली जो चेंज आएगा वो ओवर द लेंथ एल आएगा, है ना। तो अब देखो इसको कैसे, पहले लिमिट्स हम बाद में पुट करेंगे, यहाँ पर ओवरऑल चेंज है पहले अपन ला देते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो चेंज आएगा ओवरऑल डेल्टा वो कितना आएगा, अल्फा 1 और डेल्टा टी भी बाहर आ जाएगा, है ना, अल्फा 1 इंटू डी एक्स प्लस ऑफ इंटीग्रेशन सी एक्स डी एक्स, है ना बच्चों। तो ये चीज कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू, और यहां से डेल्टा टी पूरा बाहर आ गया और ये पूरा ये आ जाएगा अल्फा 1 एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये लेंथ जाएगी 0 से लेके अलावा अपन लिमिट पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा टी, और ये आ जाएगा आपका, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया है तो इसको लिखेंगे अल्फा एल प्लस सी एल स्क्वायर बाई 2। आई होप इट इज क्लियर। क्यों, क्योंकि भाई एल अपन ने लिमिट पुट करी 0 से 0 हो जाएगा, पर सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा डेल्टा टी विच इज इक्वल टू अल्फा 1 एल, सी की वैल्यू आ जाएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा सी की, सॉरी अल्फा सी की वैल्यू रखनी, तो इट इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बाय एल। होपफुली इट इज क्लियर। तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर रख दी, एल से एल चला गया। तो बच्चों ध्यान से देखना कोशिश करो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा डेल्टा टी ब्रैकेट अल्फा 1 एल, है ना, ये एल से एल चला गया तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस ऑफ अल्फा 2 एल बाय 2 माइनस अल्फा 1 एल बाय 2, है ना, ये आ जाएगा। तो ये चीज कितनी आ जाएगी, इट वुड बी इक्वल टू, मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन तब अपन इसको समझ पाएंगे, तो इसको रब कर दिया मैंने। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बेटा डेल्टा टी ब्रैकेट अल्फा 1 एल और बाय 2, क्योंकि वो माइनस हो जाएगा, प्लस अल्फा 2 एल बाय 2। क्लियर बच्चों। तो ये आ जाएगा डेल्टा टी ब्रैकेट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एल, और ये था डेल्टा ओवरऑल चेंज। तो हमारा यही तो होता है, अगर इस रॉड में ओवरऑल जो भी चेंज आया होगा ओवर द लेंथ ऑफ एल 0 टू एल, तो वो जो चेंज है वो ये, इसी को तो अपन अल्फा इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। दिस इज अल्फा इक्विवेलेंट एल इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा। बोलिए तो अल्फा इक्विवेलेंट अपना कितना आ जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू। Now, two rods, one of aluminium and other made of steel having initial length L1, L2 are connected together to form a single rod of L1 plus L2. Okay. The coefficient of linear expansion of aluminium and steel rod are this. If the length of each rod, this is rod, increases by the same amount when the temperature are raised by T degree Celsius, what is the ratio between L1 upon L2? तो आपको बेसिकली आपको क्या बोला गया है, एक बेसिकली एक रॉड है एल्यूमिनियम की लेट से और एक रॉड है स्टील की। अपन मान लेते हैं दिस इज एल्यूमिनियम रॉड एंड दिस इज बीइंग अ स्टील रॉड। ओके, आपको इसका दिया है अल्फा एल्यूमिनियम अल्फा एल और इसका दिया है अल्फा आई थिंक अल्फा स्टील एस दिया है, और इसकी लेंथ L1 दी है, इसकी लेंथ L2 दी है ना बच्चों। अब आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया इनको ज्वाइन करके L1 प्लस L2 बना दिया गया है और बोला गया इसमें जो इंक्रीज हो रहा है T डिग्री सेल्सियस रेज होने के बाद, है ना, तो वो सेम होना, तो डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2, यही दिया है। तो डेल्टा L1 इज व्हाट, L1 अल्फा एल्यूमिनियम इनटू डेल्टा T शुड बी इक्वल टू L2 इनटू अल्फा स्टील डेल्टा T। डेल्टा T से डेल्टा T चला जाएगा,
तो अल्फा एल्यूमिनियम बाय अल्फा स्टील दैट वुड बी लीडिंग टू L2 बाय L1, है ना बच्चों, ये आ जाएगा अल्फा। तो जब ये अल्फा आ जाएगा अपना, तो आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है बेसिकली L1 अपॉन L1 प्लस L2, यही पता करना है। तो अपन इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ना, 1 प्लस L2 बाय L1 लिख सकते हैं इसको, देखो L1 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो इस चीज को अपन कैसे बोल सकते हैं, ये L1 प्लस L2 हो जाएगा अल्फा स्टील अपॉन अल्फा एल्यूमिनियम, तो आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्टील अपॉन अल्फा एल्यूमिनियम एंड दैट वुड लीड टू अल्फा एल्यूमिनियम डिवाइड बाय अल्फा स्टील प्लस अल्फा एल्यूमिनियम। ओके, तो दैट ऑप्शन डी वुड बी द आंसर। थैंक यू। Now, a pendulum clock loses 12 seconds a day if the temperature is 40 degrees Celsius and 4 seconds a day gains 4 seconds a day at when the temperature is 20 degrees Celsius. The temperature at which clock show the correct time. तो बच्चों लेट्स से हम जो क्लॉक है पेंडुलम क्लॉक, जिस मोमेंट पे करेक्ट शो टाइम करती है, जिस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर टी है। ओके, और उस समय जो टेम्परेचर टी होता है और उस समय जो टाइम पीरियड स्मॉल टी से दिखाते हैं वो होता है L/G। ध्यान देना, तो टेम्परेचर एक काम करते हैं अपन थीटा मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो टाइम पीरियड में और इसमें। तो टाइम पीरियड को डेल्टा टी से डिनोट करता है, टेम्परेचर को थीटा से। तो थीटा बेसिकली ये आपका ओरिजिनल टाइम टेम्परेचर है, तो उस मोमेंट पे जो टाइम पीरियड होता है इसका ये होता है। अच्छा, टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन लेंथ से, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ घटेगी। तो समझते हैं, थीटा अगर बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है लेंथ बढ़ेगी, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्लॉक स्लो हो जाएगी, क्योंकि एक ही ऑसिलेशन को कवर करने के लिए वो ज्यादा टाइम लेने लगेगी, स्लो हो जाएगी क्लॉक। ठीक है, तो स्लो हो जाएगी तो टाइम इसके अंदर लूज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो बच्चों टेम्परेचर जब बढ़ता है तो टाइम लूज होता है, ये समझाना चाहता हूँ। इसी तरह से टेम्परेचर जब घटता है तो घड़ी फास्ट हो जाती है और टाइम जो है बढ़ने मतलब टाइम गेन होने लगता है। इसीलिए क्या होता है, टेम्परेचर घटता है जब सर्दियां आती हैं, तो सर्दियों में दिन क्यों अपन को छोटे छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जब घटता है तो बेसिकली घड़ी फास्ट हो जाती है, ऑटोमेटिकली टाइम जल्दी जल्दी होने लगता है। ठीक है, अब देखो पहला केस बोला गया, पहला केस में 40 डिग्री सेल्सियस पे 12 सेकंड गेन हो रहा है, लूज हो रहा है, तो डेफिनेटली बात है 40 बड़ा होगा। तो हमें पता है टेम्परेचर जब एक्चुअली में एक बेसिकली क्या होता है कि एक सेकंड में जो घड़ी लूज या गेन करती है वो होती है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो, अगर मान लो लूज कर रही है टोटल 12 सेकंड, तो एक सेकंड में जब इतना लूज करती है तो 12 सेकंड में कितना लूज करती होगी बताओ जल्दी से, है ना भाई, आप समझ सकते हो एक सेकंड में इतना लूज करती है। ठीक है, तो 12 सेकंड में आप पता कर सकते हो एक सेकंड में इतना टाइम वो लॉस कर देती है, तो आप समझ सकते हो 12 सेकंड कितने टाइम में लॉस करेगी। तो आ जाएगा हाफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, टेम्परेचर बड़ा होगा, माइनस थीटा मान लो ओरिजिनल टेम्परेचर था, और मल्टीप्लाइड बाय 86400 सेकंड्स, टोटल सेकंड्स एक दिन में इतने ही होते हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक दिन में इतना टाइम लूज कर रही है ना, मतलब समझ रहे हो ना, ओरिजिनल घड़ी के एक सेकंड में इतना टाइम लूज हो रहा है, तो टोटल दिन में इतना टाइम लूज हो रहा होगा। अच्छा, सिमिलरली गेन में हम दिखा सकते हैं, गेन में 4 सेकंड गेन हो रहा है, और बेसिकली यहां पर हो जाएगा बेसिकली ये थीटा टेम्परेचर कम हुआ होगा, तो थीटा -20 मल्टीप्लाइड बाय 86400। बेसिक इक्वेशन है, ये 1 है ये 2 है, तो आप दोनों में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। 3 विल बी इक्वल टू 40 माइनस थीटा अपॉन थीटा माइनस 20, and that would be equal to 3 theta minus 60 should be equal to 40 minus theta, and should be equal to 5 theta should be equal to 100. Okay, now theta should be equal to 4 theta should be equal to 100, theta should be equal to 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ सकते हैं एक ही ऑप्शन आ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस को, डेफिनेट से अल्फा भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू। नाउ अ क्यूबिकल ब्लॉक इज फ्लोटिंग इनसाइड अ बाथ. The temperature of the system is increased by small temperature delta T. It was found that the depth of the submerged portion of the cube does not change. Find the relation between coefficient of linear expansion of the cube and volume expansion of the liquid. Now बच्चों आपको बोला गया है कि एक लिक्विड है, उसमें एक क्यूब है, अब ये लेट्स से h हाइट तक या x हाइट तक सबमर्ज्ड है, तो कुछ पर्टिकुलरली बायोन्सी फोर्स लग रहा होगा जिसके कारण वो वहां पर स्टेबल है। तो लेट्स से पहले केस में बायोन्सी फोर्स F1 लग रहा है। अब जब उसका टेम्परेचर हिट करा गया तो डेफिनेट सी बात है डेंसिटी में फर्क आएगा, ठीक है, और वॉल्यूम में भी, एरिया में भी फर्क आएगा, तो डेफिनेट सी बात है मास में भी फर्क आएगा। अब होगा क्या, इसका बायोन्सी फोर्स चेंज होना चाहिए, तो चेंज होगा, बट बोला गया है इसकी डेप्थ चेंज नहीं हुई है, एक्स की एक्स रही, तो डेफिनेट सी बात है इनिशियल केस में जो बायोन्सी फोर्स रहा वही इनिशियल फाइनल केस में बायोन्सी फोर्स रहेगा, ये इसका फंडा है। तो पहले केस में अगर बायोन्सी फोर्स निकाला जाए तो वो हो जाएगा वॉल्यूम सबमर्ज V1 इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेट्स से 1 और इनटू G शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम फाइनली केस में, जो दूसरे केस में वॉल्यूम है लेट्स से वो V2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 2 इनटू, क्योंकि सब कुछ चेंज हो जाएगा, G से G चला गया। अब बेसिकली भले ही वॉल्यूम चेंज हुई है, डेंसिटी चेंज हुई है, पर इनका प्रोडक्ट सेम रहा होगा, ठीक है, समझ में आया। तो V1 कितना है, लेट्स से वो एरिया 1
into x है ना, x साइड सबमर्ज्ड है into density 1 it should be equal to area 2 बदल गया है और पर x सेम है मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 2 ओके इसको बोल दिया तो x अपना कॉन्सेप्ट क्या बन गया a1 रो 1 इज इक्वल टू a2 इंटू रो 2 ठीक है बच्चों। अब देखो ये a1 इंटू रो 1 टेम्परेचर बढ़ाया गया तो डेफिनेट सी बात है कितना चेंज हुआ होगा 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी चेंज हुआ होगा और डेंसिटी हो जाएगी रो 1 अपन 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इतना ही चेंज हुआ क्योंकि गामा अपन लिक्विड का यूज कर रहा है तो यहाँ से a1 जाएगा रो 1 जाएगा a1 जाएगा और रो 1 जाएगा ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा ऑफ बॉडी इंटू डेल्टा टी जो भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से आपके सामने आ जाएगा गामा लिक्विड शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा ओके दिस शुड बी द आंसर ऑप्शन ए शुड बी द आंसर थैंक यू। Now, an iron ball coefficient of linear expansion 1.2 into 10 to the power minus 5 degrees Celsius has a diameter of 6 centimeter and is itna meter too large to pass through the hole in a brass plate. Coefficient of linear expansion is itna when the ball and the plate are both at temperature 30 degrees Celsius. At what common temperature of the ball and the plate will the ball just pass through the hole? क्या दिया है बच्चों आपको एक ब्रास प्लेट दी हुई है और उसके अंदर से एक स्फेरिकल बॉल निकालना है बट ये स्फेरिकल बॉल निकल नहीं पा रही है क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है कितना mm बड़ी है 0.01 mm ठीक है बच्चों। तो बेसिकली आपको क्या करना क्या है आपको जब इसको डेल्टा कैसे निकलेगी ये हीट करेंगे आप तो हीट करने पे ये रेडियस भी बढ़ेगा इसका डायमीटर बढ़ेगा और इसका भी रेडियस बढ़ेगा तो अपन को ऐसा करना है कि जितनी तेजी से ये बढ़े स्फेयर बढ़े उससे ज्यादा तेजी से अगर प्लेट बढ़ गई और एक समय आके बराबर हो गई ठीक है तो ही जाके वो निकल पाएगी उसके अंदर ऑलमोस्ट वो कंडीशन आ जाएगी। तो डेफिनेट सी बात है अल्फा ऑफ ब्रास जब तक बड़ा नहीं होगा या अल्फा ऑफ बॉल से तब तक नहीं निकल पाएगी। तो दिया हुआ अल्फा ऑफ ब्रास बड़ा हुआ है और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो एरर आती है कभी भी आप निकाल भी सकते हैं फॉर्मूला जो एरर आती है डायमीटर में वो होती है ओरिजिनल डायमीटर ब्रैकेट अल्फा ऑफ ब्रास प्लेट माइनस अल्फा ऑफ बॉल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। सर कैसे आया फॉर्मूला आप पहले केस में आप पता कर सकते हो ना सिंपल सी बात है पहले केस में जो चेंज आएगा दूसरे केस में चेंज से 0.01 mm कम होना चाहिए मतलब है ना क्योंकि ऑलरेडी ये 0.01 mm बढ़ा हुआ है जो प्लेट में जो बॉल में 0.01 mm है। अब इसके अंदर जो भी चेंज आता है उसका चेंज मिला के पूरा का पूरा जो भी चेंज डेल्टा एल में आता है रेडियस में आता है बॉल के वो चेंज बराबर होना चाहिए किसके उस ब्रास प्लेट के। तो इससे आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला डेल्टा डी कितना है 0.01 mm ठीक है और mm को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना तो 10 से डिवाइड कर देंगे ठीक है और क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर से हो गया सेंटीमीटर में हो गया डिवाइड बाय अल्फा ऑफ ब्रास आपको दिया 1.9 माइनस 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बच्चों देखिए और ये आ जाएगा डेल्टा थीटा है ना। तो आई एम लीविंग द कैलकुलेशन टू यू। अभी देखिए इंक्रीज करा है टेम्परेचर तो T माइनस 30 आना चाहिए ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका फॉर्मूला ये जो सॉल्यूशन आएगा ये टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट आएगा एग्जैक्ट नहीं आएगा इट वुड बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू approximately 53.8 degree Celsius आएगा। I am leaving the calculations up to you. Okay, I hope it is clear to you. Thank you. Now, the densities of wood and benzene at 0 degree Celsius are 880 kg per meter cube and 900 kg per meter cube respectively. The coefficients of volume expansion of wood is इतना and of benzene is इतना। आपको volume expansion दिया हुआ है। The temperature at which a piece of this wood would just sink in the benzene at same temperature. तो बच्चों ये तभी हो पाएगा जब बेसिकली आपको पूछा क्या टेम्परेचर तो ये तभी हो पाएगा जब ये जो वुड है ये बेंजीन में तभी सिंक हो पाएगी उस कंडीशन में जब डेंसिटी और इसकी डेंसिटी उसकी बराबर हो जाएगी। तो जब दोनों की डेंसिटी 1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ 2 होगी तभी तो बराबर भारी होंगे और वो एकदम सिंक करने की कंडीशन पे आ जाएगा। तो बेसिकली डेंसिटी ऑफ वुड ये है डेंसिटी ऑफ बेंजीन ये है। तो डेंसिटी ऑफ वुड क्या होता है 1 प्लस ओरिजिनल मतलब ये इसको लिख सकते हैं अपन ओरिजिनल डेंसिटी जो भी होगी वुड की ठीक है इनिशियल ओरिजिनल डेंसिटी ऑफ वुड इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 प्लस विच इज गामा ऑफ वुड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा और ये हो जाएगा इनिशियल डेंसिटी ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा इजंट इट बच्चों। तो आपको ये तो वैल्यूज दी हुई है डेंसिटी ऑफ वुड दी हुई है कितनी बच्चा डेंसिटी ऑफ वुड दी हुई है आपको कितनी 880 डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा ऑफ वुड कितना है ये भी आपको दिया हुआ है गामा ऑफ वुड 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और मल्टीप्लाइड बाय यहां से आ जाएगा डेल्टा थीटा ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू गामा डेंसिटी ऑफ ये कितना दिया है 900 और ये आ जाएगा 1 प्लस गामा ऑफ बेंजीन आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय ये डेल्टा थीटा है ना बच्चों। अब देखिए
अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये इससे सबसे पहले तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा डायरेक्टली, ये आ जाएगा 1 प्लस 1.5 इंटू 10⁻³ डेल्टा थीटा को 2 मिनट के लिए x मान लेते हैं, है ना। ये आ जाएगा टोटल मल्टीप्लाइड बाय 90 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 88 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इंटू डेल्टा थीटा, है ना बच्चों। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 90 माइनस 88 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 तो इधर आ जाएगा, ठीक है। 90 इधर मल्टीप्लाई हो गया इसके अंदर और ये 88 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा और साथ में क्या बचेगा, और ये बचेगा बेसिकली 2 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻³ है ना, इंटू 88 इंटू डेल्टा थीटा, है ना, माइनस ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 90, है ना, इंटू डेल्टा थीटा। यही हो जाएगा, चेक करिए आप यहाँ से, ठीक है। आप माइनस कर लीजिएगा, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 शुड बी इक्वल टू, अब 10⁻³ कॉमन आ जाएगा देखो बेटा, और डेल्टा थीटा भी कॉमन आ जाएगा, तो 10⁻³ बाहर निकालना है ना, नीचे ले जाएंगे अपन। इट शुड बी इक्वल टू 1.2 इंटू 88 माइनस, एंड दैट वुड बी इक्वल टू बेसिकली 1.5 इंटू 90, ओके। और ये मल्टीप्लाई आ जाएगा डेल्टा थीटा बार। आपको डेल्टा थीटा दिया है, कितना आ जाएगा देखो, ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। अभी कैलकुलेटेबल स्थिति में आ गया है, हाँ माइनस साइन बाहर आएगा, देखो माइनस सॉरी, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन सा बड़ा है। तो डेल्टा थीटा आ जाएगा आपका, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करा जा रहा है, तो डेफिनेट सी बात है T-30 आएगा। तो आप आराम से इसमें ऑटोमेटिकली T डेवलप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आई एम लीविंग द बेसिक कैलकुलेशंस टू यू, आप आराम से इसका यहां तक के बाद आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। समझ में आया बच्चों, क्या रिलेशन बनेगा, इट वुड बी इक्वल टू 2000, मैं आपको लिख के दे देता हूं, 1.2 इंटू 88 माइनस 1.5 इंटू 90 एंड दैट वुड इज मल्टीप्लाइड बाय T-30। तो देखिए यहाँ से एक फिगर आ जाएगा, उसको आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिएगा, T-30 से 30 ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर अप्रोक्सीमेट 83 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू, थैंक यू। Now, a rod of length L having coefficient of linear expansion A is lying freely on the floor. It is heated so that temperature changes by B. Find the longitudinal strain developed in the rod. बच्चों देखो, एक बहुत ही easy question है पर conceptual है। एक rod है freely lie कर रही है एक फ्लोर पे, इसको टेम्परेचर A से पहले जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसका अल्फा जो A दिया था, और टेम्परेचर डेल्टा टी इसका किससे चेंज करा जा रहा है, बी से। तो आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बनाना है बेटा। स्ट्रेन तब आएगा ना जब ये कहीं से कंस्ट्रेंड होगी। अगर ये फ्रीली है तो ना कोई स्ट्रेस डेवलप होगा, ना कोई मतलब स्ट्रेस भी बेसिकली जो होगा, देखो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो एफ बाय ए डिवाइड बाय स्ट्रेन। लेट्स से स्ट्रेन को अपन STRAIL लिखते हैं, तो बच्चों स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन विल बी डायरेक्टली स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। तो स्ट्रेस तो बेसिकली जीरो रहेगा, है ना, स्ट्रेस तो बेसिकली जीरो रहेगा ना, क्योंकि कोई फोर्स कंपल्स, कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है। तो एक्सटर्नल जो फोर्स है, जो स्ट्रेस डेवलप्ड है, वो जीरो रहेगा। और स्ट्रेस अगर जीरो रहा बच्चों तो क्या होने वाला है, स्ट्रेस जीरो रहेगा, तो स्ट्रेस अगर एक बार जीरो रहा तो आपका स्ट्रेन भी ऑटोमेटिकली जीरो रहेगा। तो राइट आंसर वुड बी ए। थैंक यू सो मच। नाउ if A is the coefficient of linear expansion, B is the coefficient of areal expansion and C is the coefficient of volume expansion, which of the following is true? Very basic question। अगर दिया है A आपका अल्फा है, B आपका एरियल एक्सपेंशन है, तो B हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A, और C आपका एरियल एक्सपेंशन है तो C हो जाएगा थ्राइस ऑफ A। तो अपन देख लेते हैं, C इज इक्वल टू 3 है, B इज इक्वल टू 2A, A भी ट्रू है, ठीक है। B इज इक्वल टू एरियल एक्सपेंशन 2A भी ट्रू है, और बेसिकली इसमें 2 करेक्ट आंसर है, तो कोई मिस्टेक है, ठीक है। तो हम बेसिकली इसको 2 करेक्ट आंसर बोलेंगे। थैंक यू। नाउ व्हेन अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज हीटेड, द लार्जेस्ट परसेंटेज इंक्रीज अकर्स इन इट्स डायमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। बच्चों अगर कोई मेटालिक स्फीयर है उसको हीट करा जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है उसकी हीटिंग से उसका बेसिक डायमेंशन रेडियस बढ़ेगा या डायमीटर बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर रेडियस बढ़ेगा तो डायमीटर देखते हैं, डायमीटर 2 गुना बढ़ेगा, ठीक है। अगर सरफेस एरिया बोलते हैं तो वो 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स बढ़ेगी। तो अभी तक तो सबसे ज्यादा यही बढ़ रही है। डेंसिटी पे, डेंसिटी तो होता है मास अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगी, तो परसेंटेज इंक्रीज सिर्फ तीनों में काउंट होगा, और इनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज आएगा 3 गुना इसमें, डेफिनेट सी बात है, ओके। तो आंसर होगा हमारा वॉल्यूम। थैंक यू सो मच, वॉल्यूम विल बी द करेक्ट आंसर।
Now, a metallic sphere has a cavity of diameter d at its center. Cavity of diameter d. If sphere is heated, the diameter of the cavity will decrease, increase, remains unchanged. बच्चों देखो एक अच्छा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इल्यूजनरी क्वेश्चन है, मतलब इल्यूजन होता है. आपको पता है कैविटी है, आपको बच्चों को लगता है कि यार इसको अगर गर्म करेंगे, डेल्टा टी से हीट करेंगे तो सब कुछ ये जब ये इसके अंदर कंडेंस होगा, मतलब इसको ये कंप्रेस करेगा कैविटी जब ये इंक्रीज करेगा तो. पर ऐसा नहीं होता है बच्चों. डेल्टा टी बढ़ाने से हर चीज इंक्रीज होगी, हर डायमेंशन इंक्रीज होगा, घटेगा कुछ नहीं. ठीक है, तो इसका डायमीटर भी बढ़ेगा. ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी चीज हीट करोगे तो वो चीज बढ़ेगी. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, इंक्रीज. थैंक यू. नाउ व्हेन अ स्टील टेप इज प्लेस्ड अराउंड द अर्थ एट द इक्वेटर, मतलब एक स्टील प्लेट है जिसको अराउंड द अर्थ बांध दिया गया है, अर्थ के अराउंड, इक्वेटर पे. व्हेन द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, neglecting expansion of the earth, the clearance between the tape and the ground, if the temperature of the tape rises to 30 डिग्री सेल्सियस. तो बच्चों आपको बोला गया ये अर्थ है, अर्थ का इक्वेटर पे क्या करा है, एक टेप बांध दिया गया, जो टेप जो है रिंग का शेप ले लेगा, है ना, रिंग का पर्टिकुलर शेप ले लेगा, तो इस तरह से. अब बेसिकली ये बांधा गया है इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पर. उसका एक रेडियस भी होगा. इसका रेडियस किसके बराबर होगा, वो 6400 किलोमीटर होगा, क्योंकि अर्थ का रेडियस भी वही है. ठीक है, अब आपको बोला गया जब T इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये अर्थ का एक्सपेंशन निगलेक्ट करना, तो ये टेप डेफिनेट सी बात है थोड़ा सा बड़ी रिंग का शेप ले लेगा. ठीक है, तो बड़ी रिंग का जो शेप ले लेगा तो ये जो डिफरेंस आएगा ना, ये क्लियरेंस, इसको बोलते हैं क्लियरेंस. तो ये जो क्लियरेंस आया अर्थ में और उस टेप में, ये निकालना है. तो बहुत इजी बात है, डेल्टा आर निकालना है रेडियस में. वो होगा सर ओरिजिनल रेडियस मल्टीप्लाइड बाय अल्फा ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी. तो ओरिजिनल रेडियस कितना है उस रिंग का, वो बेसिकली आपको दिया हुआ है 6400 किलोमीटर. यस, अब आंसर चूंकि किलोमीटर में, तो किलोमीटर रहने देते हैं. अल्फा ऑफ स्टील 11 इंटू 10 टू द पावर -6. ठीक है, और डेल्टा टी बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस. तो आप देख सकते हैं दिस विल बी 30, न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. 33 मल्टीप्लाइड बाय 64, 4 3 2, तो ये आ जाएगा यहाँ से 30, ये आ जाएगा 21 के समथिंग आ जाएगा. ये देखिए आप यहाँ से, ये आ जाएगा 3 4 2 3 18 19, 192 और 192 ऐड होगा तो 2 आ जाएगा. यहाँ पर 9 10 11 1 1 9 10 11 1 21 2 1 1 2, अप्रोक्सीमेट 2.1 किलोमीटर आंसर आएगा. ओके, थैंक यू. Now, a glass vessel is filled up to 3/5 of its volume by mercury. If the volume expansion of glass and mercury be इतना and इतना, then the coefficient of apparent expansion of mercury. बच्चों देखो आपको बोला गया है कि एक वेसल है, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है. वेसल है, वेसल की वॉल्यूम V मान लेते हैं, मर्क्यूरी उसकी 3/5 वॉल्यूम तक भरी हुई है. ठीक है, तो आपको 3/5 V तक भरा हुआ है. अब आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ अपैरेंट एक्सपेंशन, मतलब जब आप डेल्टा टी हीट करोगे तो वेसल भी एक्सपांड होगा, है ना, वेसल भी बढ़ेगा और डायरेक्ट मर्क्यूरी भी बढ़ेगा, दोनों चीज एक्सपांड करेंगे. ठीक है, तो जो उनका एक्स्ट्रा पार्ट होगा वही अपन को एक्सपेंशन देगा, अपैरेंट वाला पार्ट है ना, अपैरेंट. तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको पहले इंक्रीज निकालना है इन वॉल्यूम ऑफ वेसल. वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल इनटू गामा ऑफ वेसल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी. फिर आपको इंक्रीज निकालना है वॉल्यूम ऑफ मर्करी, वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मर्करी विच इज 3/5 पार्ट ऑफ वी गामा ऑफ मर्करी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा डी. बात बिल्कुल क्लियर है, दोनों का डिफरेंस निकालना है. तो बच्चों डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा वी ऑफ मर्करी. अगर अपन डायरेक्टली इसको एक्सेस निकालते हैं तो एक्सेस पार्ट में अपन ले लेते हैं, ये आ जाएगा, इसको डायरेक्टली अपन दिस माइनस दिस कर देंगे, मतलब 3/5 वी बाय गामा ऑफ एच जी डेल्टा टी माइनस ऑफ वी इंटू गामा ऑफ वेसल इंटू डेल्टा टी. तो बच्चों ये हो जाएगा डायरेक्टली वी डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा गामा ऑफ एच जी माइनस गामा ऑफ वी. गामा ऑफ एच जी में 3/5 मल्टीप्लाइड है. ठीक है, चलिए अब बेटा देखो ये डेल्टा वी एक्सिस है, आपको एपरेंट एक्सपेंशन यही देगा, यही तो ये तो एपरेंट वॉल्यूम एक्स्ट्रा है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5/3 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देखो वॉल्यूम ऑफ मर्करी ये हो जाएगी, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एच जी. तो ये अगर वॉल्यूम ऑफ मर्करी हो गई, इनिशियल वॉल्यूम होती है, एक्स्ट्रा मर्करी तो ओवरफ्लो मर्करी हो गई ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया जो एक्सटेंड मतलब जो एक्सपांड हुआ. बात समझ में आ रही है. तो ये जो एक्सपांड मर्करी हुई एक्स्ट्रा और ये इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मर्करी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, तो ये जो पूरा ये होता है गामा एपरेंट एक्सपेंशन का. तो गामा एपरेंट यही तो हो जाएगा. तो गामा एपरेंट बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 ऑफ गामा ऑफ एच जी माइनस गामा ऑफ वेसल. तो ये आ जाएगा 5/3 टाइम्स, देखो 3/5 टाइम्स गामा ऑफ एच जी. मर्करी का गामा दिया 18 इंटू 10 टू द पावर -5, उसको भी -5 में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो आ जाएगा 0.9 इंटू 10 टू द पावर -5. ठीक है, यही आ जाएगा, है ना. तो आप जब इसको पर्टिकुलरली सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो आपके पास में डेटा निकल के आएगा. देखोगे आप
इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आप तक कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं, आपका राइट आंसर आ जाएगा 16.5 इंटू 10 टू द पावर -5 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस. ओके, गामा अपरेंट. थैंक यू. Now, the coefficient of linear expansion of crystal in one direction is alpha 1 and that in every direction perpendicular to it is alpha 2. The coefficient of cubical expansion is, आपको देखिए क्या बोला गया है, क्यूब है, पर्टिकुलरली उसके तीन साइड्स होते हैं, तो तीन साइड में से एक साइड तो अल्फा 1 के हिसाब से एक्सपांड करेगा, दिस इज लेट्स से अल्फा 1 है, और बाकी दो साइड्स ये वाला और ये वाला ले लेते हैं अपन अल्फा 2 है ना बच्चों. तो अगर आप देखेंगे तो इनिशियली वॉल्यूम कितनी होगी, वी इनिशियल, जिसको अपन बोलते हैं एल क्यूब हो जाएगी. अच्छा, वी फाइनल कितनी होगी, वी फाइनल कितनी होगी, वो होगी वी इनिशियल और हो जाएगी 1 प्लस गामा ऑफ डेल्टा टी, है ना बच्चों. ठीक है, ये होगी. अब अपन एक काम करते हैं, तो बेसिकली इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं. वी फाइनल कितनी होगी, एल फाइनल का होल क्यूब. अब एल क्या होगा, तो देखो एल फाइनल होगा, एक तो अगर मान लीजिए सबसे पहले वी फाइनल अगर निकाले तो एल फाइनल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा एल, अपन एक काम करते हैं, एल फाइनल 1 स्क्वायर, जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, और ये एल फाइनल 2, मतलब जिसमें दो साइड तो सेम तरीके से एक्सपांड कर रहे हैं और एक साइड अलग तरीके से एक्सपांड कर रहा है, तो दो साइड है जो सेम तरीके से एक्सपांड कर रहे हैं, जैसे वो अल्फा 2 से एक्सपांड कर रहे हैं ना, तो यही बोल रहे हैं एवरी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अल्फा 2. तो आ जाएगा, ये आ जाएगा ओरिजिनल साइड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी और इसका स्क्वायर, ये फाइनल दूसरा साइड, दो साइड होगा जिन्होंने एक्सपांड करा, और तीसरा साइड क्या हो जाएगा, एल नॉट 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी, है ना बच्चों. ओके, नाउ अब इस चीज को क्या करेंगे हम, इस पर्टिकुलर चीज को क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज को वी फाइनल से करेंगे, वो आ जाएगा एल नॉट क्यूब ब्रैकेट कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी. ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो डायरेक्टली इसमें बाइनोमियल लगा देते हैं, ये तो हो जाएगा वी फाइनल बराबर वी नॉट क्यूब ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये आ जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा 2 डेल्टा टी और ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, है ना बच्चों, सॉरी 3 नहीं 2 आएगा, अल्फा 1 डेल्टा टी. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपने पास, ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा टी और आ जाएगा यहाँ पर 2 अल्फा 2 डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी का स्क्वायर आ जाएगा अल्फा 1. तो ऑब्वियसली बात है, देखो अल्फा 1 भी बहुत छोटा होता है, अल्फा 2 भी बहुत छोटा होता है, इनका प्रोडक्ट बहुत ही छोटा होगा, तो उसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे. तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू वी नॉट क्यू, ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ब्रैकेट डेल्टा टी, है ना बच्चों. अब देखो ये आपका फॉर्मूला क्लियरली अगर आप इससे मैच करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा गामा की वैल्यू अल्फा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा 2, सॉरी 2 मिस कर गया था, ठीक है. तो दिस इज द आंसर, तो आंसर आ जाएगा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2. सी विल बी द आंसर. थैंक यू.